बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन। आज हम बायोलॉजी के अंदर जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे एक एनिमल सेल को किसके साथ, एक प्लांट सेल के साथ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। हम ये भी देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन से मॉडल लिए गए हैं, इनके अंदर जो इसके अंदर जो दो फेमस मॉडल हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन 1 है जी ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑप्शन बी है बीम ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है वर्किंग डिस्टेंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एनिमल सेल। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड एमसीक्यूज है, डैश processes uses the ATP for the transportation of material। ऑप्शन ए है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी है एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इन एमसीक्यूज को हमने डिस्कस कर लिए है। इसका जो आंसर है वो आपको लेक्चर के अंदर मिल जाएगा। जैसे जैसे आप लेक्चर को अटेंड करते रहेंगे आपको इस एमसीक्यूज के आंसर जो है वो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपी को। माइक्रोस्कोपी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी को हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी के अंदर हम जिन दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास दो टर्म, एक मैग्निफिकेशन है और दूसरी हमारे पास जो है वो रेजोल्यूशन है। तो एक टर्म हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैग्निफिकेशन, और दूसरी टर्म जो इसके अंदर आएगी वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू एनलार्ज एन इमेज। मीन कि एक माइक्रोस्कोप एक इमेज को कितना एनलार्ज कर सकती है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। उसके रिवर्स अगर हम रेजोल्यूशन को डिस्कस करें तो हम कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब पड़े हैं तो एक माइक्रोस्कोप उनके अंदर कितना डिफरेंस कर सकती है, इसको हम रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी होती है, ये दो टर्म उसको डिफाइन कर रही होती हैं। अगर आप एक इमेज के साइज को बढ़ाते जाएंगे लेकिन उसकी के अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही तो आप उस इमेज को देख नहीं सकते। इट मींस कि एक माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के साथ साथ उसकी रेजोल्यूशन का होना जरूरी है। और जब एक माइक्रोस्कोप वर्किंग कर रही होती है तो वो मैग्निफिकेशन करती है। तो मैग्निफिकेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास जो मैग्निफिकेशन दे रही होती है वो दो लेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा उसका आई पीस होता है। ये जो दोनों की मैग्निफिकेशन पावर होती है उसका मल्टीप्लाई कर, जो आई पीस है उसकी पावर हम कह देते हैं कि 40x है, उसके जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी पावर हम कह देते हैं कि वो क्या है 100x है। तो ऐसी जो माइक्रोस्कोप है वो एक इमेज को, एक स्पेसिमेन के इमेज को 400 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है। इट मींस कि मैग्निफिकेशन जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक डिपेंड करती है द पावर ऑफ आईपीस, दूसरा डिपेंड करती है द पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके साथ साथ ये डिपेंड कर रही होती है मैग्निफिकेशन किसके ऊपर, बीम ऑफ लाइट के ऊपर। तो नॉर्मली जो बीम ऑफ लाइट यूज होती है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बीम ऑफ लाइट यूज करती है, उसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो इस वेवलेंथ के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको एनलार्ज कर सकती है। अगर इस वेवलेंथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको एनलार्ज नहीं कर सकेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस वेवलेंथ से छोटा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको डिटेक्ट नहीं करेगी। जब डिटेक्ट नहीं करेगी तो उसके साइज को एनलार्ज करके नहीं दिखा सकेगी।
इसके रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें कि हमारे पास जो दूसरी माइक्रोस्कोप होती है जिसके अंदर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूजेस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ऑर्गन के साइज को भी इंक्रीज कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बीम यूज हो रही होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 1.23 नैनोमीटर के करीब होती है। मीन कोई भी चीज जो 1.23 नैनोमीटर के बराबर है ये इससे बड़ी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको डिटेक्ट कर सकती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑर्गेनल के साइज को भी काफी बड़ा करके दिखा सकती है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है वो भी दो तरह की होती है। एक हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है, या स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है हमारे पास एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरी जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इसको यूज किया जाता है किसके लिए? बेहतर तरीके से इसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है टू स्टडी दी मॉर्फोलॉजी ऑफ एनी स्ट्रक्चर। कि आप कोई भी चीज स्टडी कर रहे हैं, अगर आप उसकी मॉर्फोलॉजी देखना चाह रहे हैं तो आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। अगर आप उसकी एनाटॉमी स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास दो कंसेप्ट थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस करें तो देयर आर सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम उन सिमिलरिटीज को डिस्कस करें तो हमारे पास जो दोनों सेल हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके साथ साइटोप्लाज्म दोनों सेल का हिस्सा होता है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें राइबोसोम जो है वो दोनों सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और इसी तरह अगर हम न्यूक्लियस को डिस्कस करें ये भी दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करें तो ये भी दोनों सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स के अंदर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों सेल्स के अंदर होते हैं। और इसके साथ अगर हम डिस्कस करें लाइसोसोम और पराक्सीसोम ये दोनों सेल्स का हिस्सा होते हैं। अगर हम इसके अलावा वैक्यूल जो है वैक्यूल दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम डिफरेंसेस को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो एक प्लांट सेल के आ रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनिमल सेल। तो उसके अंदर एक जो हमारे पास प्लांट सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर हम कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करें तो जो हमारे पास एक प्लांट सेल होता है उसके अंदर ग्लाई ऑक्सीजोम भी पाए जाते हैं। बेशक कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं लेकिन ग्लाई ऑक्सीजोम भी पाए जाते हैं। उसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं, अगर हम इसके अलावा डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ये भी हमारे पास एक डिफरेंस के तौर पे आ रहा होता है। और पोजीशन एंड नंबर ऑफ वैक्यूल, यानी कि यहाँ पे सिंगल होता है, एनिमल सेल के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं। अगर हम एनिमल सेल के डिफरेंस को डिस्कस करें
कौन कौन से डिफरेंस आ रहे होते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते। और इसके अलावा यहाँ पे जो वैक्यूल पाए जाते हैं वो वैक्यूल स्मॉल होते हैं और मैनी होते हैं। दूसरी इसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम सिमिलैरिटीज को देखें तो कितनी हमारे पास सिमिलैरिटीज आ रही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिमिलैरिटी है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और वैक्यूली, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 सिमिलैरिटीज आ रही हैं बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर हम डिफरेंसेस को डिस्कस करें तो हमारे पास पहला जो डिफरेंस है वो किसका है, सेल वॉल का है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। दूसरा क्लोरोप्लास्ट का है। थर्ड डिफरेंस ग्लाइयोसोम का है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस का है। फिफ्थ जो डिफरेंस है ये पोजीशन एंड नंबर ऑफ वैक्यूल का है। और इसके अंदर हमारे पास जो सिक्स्थ डिफरेंस आ रहा है वो किसका है, सेंट्रियोल का है, कि एक एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। अगर हम इसके अलावा भी डिस्कस करें तो हम इसकी शेप के लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम इतने ही सिमिलैरिटीज और इतने ही डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये था कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से वर्किंग कर रही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम जिन कंटेंट को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन के बाद हम इसके मॉडल्स को, फंक्शंस को, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज द क्रिटिकल रोल दैट इज प्लेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, तो नॉर्मली हम इसको डिफाइन कर देते हैं, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल के अंदर तो आउटर मोस्ट है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें वहां पे ये सेकंड आउटर मोस्ट एक लेयर होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल को क्या कर रही होती है, सराउंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, और वैक्यूल की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी जो मेजर कंपोजिशन है वो लिपिड, इसकी जो मेजर कंपोजिशन है प्रोटीन होती है, ऑलमोस्ट 60 to 80% की रेशो से प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और जो दूसरी मेजर कंपोजिशन है इसके अंदर वो फास्फोलिपिड्स होती हैं जो 20 to 40% की रेशो से प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल जो है वो दिए गए हैं। पहला जो मॉडल है उसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, जो डनेली एंड डॉसन ने 1955 के अंदर प्रपोज किया था। फिर इसको ज्यादा बेहतर करके एक्सप्लेन किया था रॉबर्टसन ने इन 1959, इसीलिए हम इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को रॉबर्टसन मॉडल का नाम भी देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the phospholipids are lipid bilayer, क्योंकि ये bilayer है, is sandwiched between the two layers of protein। ये two layers of protein है, ये जो lipid bilayer है it is sandwiched between the two layers of protein। बाद में ये मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी रिजेक्शन क्यों थी? क्योंकि ये मॉडल जो है वो इसकी फ्लूइडिटी को ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं करता था, इसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। बाद में एक और मॉडल दिया गया जो ज्यादा एक्सेप्टेबल था, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दे रहे होते हैं। ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन ने प्रोवाइड किया था। और सिंगर एंड निकोलसन ने अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल phospholipid consist of lipid bilayer in which protein molecules are embedded at certain places। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल एम्बेडेड है, फिर कुछ देर के बाद प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो ये जो मॉडल है ये ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उसके अंदर कुछ रोल प्रोटीन्स का भी होता है। अगर प्रोटीन इस तरह से प्रेजेंट होंगी तो वो इसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। और इसी तरह अगर हम इसको कहें कि इसकी जो फ्लूइडिटी है, नॉर्मली जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो फास्फोलिपिड मेंटेन कर रही होती है, और उसके अंदर जो हार्डनेस होती है वो प्रोटीन्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रोल प्ले करती है, ये एक डिफरेंशियल मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रही होती है, एक बैरियर दे रही होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन मटेरियल। कुछ मटेरियल को अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर नहीं जाने देती। इसलिए हम कहते हैं कि एक सेल को सिलेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही होती है या डिफरेंशियलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है।
अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आसानी से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको डिफिकल्टी जो है फेस करनी पड़ती है। और नॉर्मली वो चीजें जो आसानी से गुजर जाती हैं उसके अंदर क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जो स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसमें से आसानी से गुजर जाते हैं। अगर इन स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ हम कुछ हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आसानी से इसमें से गुजर जाते हैं। वो चीजें जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में डिफिकल्टी पेश आती है वो आयंस होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और इसके साथ साथ वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो लिपिड बाइलेयर की जो स्पेसीज हैं वहां से नहीं गुजर सकते, जिनको गुजारने के लिए, जिनको पास होने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। अब ये जो सारी की सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से हो रही होती है। इसके अंदर एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगर हम इसको डिस्कस करें कि ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है ये किस तरह से चल रहा होता है, तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट दो तरह से है। एक हमने कहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरी हम कह रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करें तो ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर कोई एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती, देयर इज नो यूज ऑफ एनी एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, तो इसलिए हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा होता है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा होता है, इन प्रोसेसेस के अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। और हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसकी मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। नॉर्मली एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस वक्त चाहिए होती है कि एक मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल, आयन मॉलिक्यूल है, वो सेल के अंदर नहीं जा सकता, उसके लिए एक्टिव एनर्जी चाहिए होती है। सम टाइम कुछ मॉलिक्यूल की अपहिल या मूवमेंट चाहिए होती है, या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन कुछ मॉलिक्यूल ने मूव करना होता है, तो उसके लिए भी एटीपी की जरूरत होती है। सम टाइम मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिंपल जो प्रोटीन चैनल्स है वो अपना रोल प्ले नहीं करते, तो वहां पे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की जाती है। अब हम देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। जैसा कि हमने कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस वक्त होती है जब चार्ज मॉलिक्यूल मूव करना हो, या उस वक्त होती है जब हमने किसी चीज को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाना हो, या उस वक्त होती है जब मॉलिक्यूल का साइज बहुत ज्यादा हो, या मॉलिक्यूल्स को हमने बल्क अमाउंट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उस वक्त भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप हमारे पास एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि नॉर्मली जो मटेरियल है उसको अंदर लाया जाता है, मेम्ब्रेन के अंदर लाया। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा ये वो मॉलिक्यूल है, वो कंपाउंड्स हैं जिनको अंदर लेके आना। तो एंडोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से इन्विजिनेट करेगी। जब अंदर की तरफ इन्विजिनेट करेगी तो ये मॉलिक्यूल इसके अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव कर रही है, इसका बाहर वाला जो रीजन है वो रैपिंग कर जाएगा और इसको क्या ज्वाइन कर जाएगा। और नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होगा कि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन थी वो इस तरह से स्मूथ हो जाएगी, और जो मॉलिक्यूल था वो क्या कर चुका है, अंदर मूव कर चुका है। इस सारे प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं कि ये क्या है, एंडोसाइटोसिस है। अब एंडोसाइटोसिस भी दो तरह से हो सकती है depending upon the type of material that is being transported inside the cell। अब वो मॉलिक्यूल तो अगर हमारे पास हार्ड फॉर्म के अंदर है तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फेगोसाइटोसिस है, उसको नाम दे रहे होते हैं। कब देते हैं, जब कुछ चीज हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है। या हम इसको नाम देते हैं कि ये क्या है, पाइनोसाइटोसिस है। पाइनोसाइटोसिस हम इसको उस वक्त कह रहे होते हैं जब हमारे पास जो बल्क के अंदर चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। सम टाइम जो मटेरियल है उसने सेल से बाहर मूव करना होता है। जब मटेरियल ने सेल से बाहर मूव करना होता है तो सम टाइम जो मूवमेंट है बल्क क्वांटिटी के अंदर हमें चाहिए, बल्क क्वांटिटी के अंदर उसकी मूवमेंट होनी होती है, तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होती है। अब एक्सोसाइटोसिस क्या है उसमें हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोई इनसाइड बल्क ट्रांसपोर्टेशन है जिसको हम बाहर की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है। इसमें क्या होगा, अब जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बल्ज आउट होगी और जो मटेरियल है वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होगा कि वही कि इसकी ये जो बाहर वाले बल्ज आउट है इसके जो किनारे हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे और जो मटेरियल बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है
वो इस तरह से जो मटेरियल बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो इस तरह एक वैक्यूल के अंदर आ जाएगा। अब इसको यहाँ से जो मेम्ब्रेन अगेन स्मूथ हो जाएगी और इस मटेरियल को बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। समटाइम ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से हो सकती है, समटाइम विद द वैक्यूल भी जो एक्सोसाइटोसिस है वो की जाती है, समटाइम विद वैक्यूल की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता है, उस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। शुरू के अंदर हमने 3 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। पहला जो एमसीक्यू था उसका आंसर था ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि एक माइक्रोस्कोप की वर्किंग के लिए तीनों चीजें चाहिए होती हैं, बीम ऑफ लाइट भी चाहिए होती है और ऑब्जेक्टिव लेंस भी चाहिए होता है, और जो वर्किंग डिस्टेंस है वो भी अपना क्रिटिकल रोल प्ले कर। तो दूसरा एमसीक्यू था उसका आंसर था ग्लाइऑक्सम, क्योंकि ग्लाइऑक्सम सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। जो तीसरा एमसीक्यू था उसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज था। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।